नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास दोस्तों हम लोग एक टोकरी भर मिट्टी पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग को याद दिला दें कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे द्वारा जो रचित कहानी है उसका हम लोग मूल पाठ पढ़े थे। और आज की क्लास में हम लोग एक टोकरी भर मिट्टी की पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास एक टोकरी भर मिट्टी। सबसे पहले तो ये जानेंगे दोस्तों कि यह कहानी इस कहानी के रचनाकार थे, या उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि उस कहानी कब लिखी गई थी। तो यह कहानी 1901 में प्रकाशित हुई थी। एक में आगे लिख लीजिए, एक पत्रिका थी छत्तीसगढ़ पत्रिका। तो यहीं पे लिख लेते हैं 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र, पूरा नाम ये था पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग नोट कर लीजिए पहला पॉइंट कि एक टोकरी भर मिट्टी सबसे पहले क्या दोस्तों, मतलब 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि इस कहानी के रचनाकार हैं माधव सप्रे। रचनाकार है माधव राव सप्रे। और दोस्तों इस कहानी को हिंदी कहानी का प्रथम कहानी माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम कहानी, एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए, हिंदी की प्रथम कहानी। और हिंदी की प्रथम कहानी क्यों मानते हैं ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं अपने हिंदी, जब पहली क्लास हम लोग लिए थे हिंदी का उद्भव और विकास, कहानी विकास की परंपरा 20वीं सदी तक प्रमुख कवि। तो आप लोग जो हमारे मित्र स्टूडेंट या भाई बंधु जो देख रहे हैं हमारी वीडियो, अगर उनको विस्तृत रूप से ये जानना है कि कौन सी कहानी कब लिखी गई थी और इस पे डिबेट क्या था कि किस कहानी को पहले माने किस कहानी को बाद में, तो आप लोग जाके हमारी पहली क्लास जो थी हिंदी का विकास, उद्भव एवं विकास, तो उस क्लास को देख लीजिएगा। वहाँ पे जो भी डाउट होगा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर दी गई है दोस्तों कि कौन सी कहानी कब लिखी गई थी। अब हम लोग शुरुआत करेंगे, इसी में आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस कहानी के, अब तो ये कुछ एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए जो हर स्टूडेंट को अगर ये कहानी पढ़ रहा है तो उसे पता होनी चाहिए कि कब लिखी गई थी, किस पत्रिका में थी और रचनाकार कौन थे और हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे इससे, कि पात्र कौन थे, कहानी में कहानी का केंद्र बिंदु क्या था और महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों। तो ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं कि क्या क्या है। तो बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। सबसे पहला ये लिख लीजिए आप लोग कि यह कहानी बहुत ही
छोटी एवं सर्वश्रेष्ठ कहानी है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब हम लोग इसमें दूसरा देख लेंगे कि आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है यह कहानी। लिख लीजिए, यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। तो ये दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। अब चलिए इसमें हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे कि क्या है। तो यह कहानी, इस कहानी में बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। जमींदार का हृदय परिवर्तन देखिए यहाँ दो बार इस कहानी में बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है वो। तो इस कहानी में वर्ग भेद पर आधारित इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। तो इस कहानी में दोस्तों देख लेंगे कि वर्ग भेद के आधार पर एक गरीब के शोषण का चित्रण है। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। ये शोषण लिखा है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे एक दो पॉइंट और है इसमें, और वो इस तरह है कि इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में दिखाया गया है। तो इस कहानी में लिख लीजिए, इस कहानी में अहंकार व स्वार्थ का चित्रण कहानी में दिखाया गया है दोस्तों। स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में दिखाया गया है। जमींदार के रूप में दिखाया गया है। तो ये हो गए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो केंद्रित है दोस्तों जिस पे कहानी, और ये पूछ सकता है कभी भी एग्ज़ाम में कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। 4 बिंदु दे देगा, उसमें से एक ऐसा रहेगा जो इसमें दे देगा कि यही दे देगा जैसे कि इस कहानी में गरीब के शोषण का चित्रण नहीं है, और बाकी 3 जो अभी हम लोग लिखवाए वो हो। तो एक हम लोग को छांटना हो तो छाँटेंगे दोस्तों। ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। और बस इसमें यही है दोस्तों जो 2-4 पॉइंट था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इस कहानी से संबंधित और भी कुछ बिंदु। तो आइए हम लोग अब देख लेंगे पात्र। चलिए यहाँ लिख लीजिए पात्र। तो कौन कौन से पात्र हैं? तो इस कहानी में 2 ही पात्र है दोस्तों। आप लोग को पढ़े होंगे या कल हम जब कहानी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे ही कि बस एक जमींदार की चर्चा आती है बार बार। तो जमींदार और फिर बुजुर्ग या विधवा जो है दोस्तों, बुजुर्ग महिला। तो यहाँ पे लिख लीजिए बुजुर्ग महिला। यही 2 लोगों को बार बार हम बाकी इसमें गौण पात्र में और देख लेंगे। तो गौण पात्र में आपके हो जाएंगे जमींदार के वकील, जमींदार
के वकील, जो चर्चा आया है एक जगह। और फिर दूसरा जब हम लोग देख लेंगे तो विधवा औरत की पोती, जिसका चर्चा है दोस्तों। तो ये 4 पात्र है, बाकी 2 ही महत्वपूर्ण इसमें पात्र है जिनका बार बार उसमें कहानी में जिक्र हुआ है। अब हम लोग इसमें कुछ और बिंदु देखेंगे, जैसे कि अब हम लोग माधव सप्रे की कुछ रचनाएं देख लेंगे। अभी तक तो इस कहानी से संबंधित देखे जो बिंदु था, और इस कहानी में दोस्तों यही है, क्योंकि कहानी बहुत ही छोटी है, 2 पेज की कहानी है और सबसे पहली कहानी भी है ये। चलिए अब हम लोग माधव सप्रे के बारे में कुछ जान लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो माधव सप्रे की कुछ अन्य रचनाएं। चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। तो सबसे पहला नाम आता है उनका स्वदेशी आंदोलन और बायकाट। तो सबसे पहला रचना है उनका स्वदेशी आंदोलन और बायकाट। दूसरा है इनका रचना, देखते हैं। और दूसरा रचना ऐसा है कि यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बात है। तो दूसरा लिख लीजिए कि यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बात है। ये इनकी दूसरी रचना है। तीसरा रचना देख लेते हैं इनका, और वो है कि हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों का विचार। हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों का विचार है दोस्तों। तो कारणों का विचार आप लोग नोट करते चलिए साथ में, या याद कर लीजिए यही। और एक और है उनकी, अभी 2 है दोस्तों। तो माधव सप्रे की कहानियाँ एक देख लेंगे, देवी प्रसाद वर्मा द्वारा संपादित है। तो माधव सप्रे की कहानियाँ, और इसके संपादक हैं देवी प्रसाद वर्मा है। तो लिख लीजिए देवी प्रसाद वर्मा। तो दोस्तों ये रहे, और एक और है इनका रचना, तो आइए नोट कर लेते हैं। और वो है कि रचना नहीं दोस्तों, और हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन किया था ये। तो इन्होंने हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, ये पत्रिका है दोस्तों, पत्रिका नहीं है, पत्रिका का संपादन। तो ये रहे दोस्तों इनके कुछ अन्य रचनाएं में, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, साथ में पढ़ते चलिए। अब चलिए हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इस कहानी के बारे में कि किसी विद्वान या किसी लेखक का क्या मत है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और फिर इस कहानी के रचनाकार का क्या विचारधारा है, ये क्या सोचते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब एक टोकरी भर मिट्टी पे अन्य कहानीकारों और लेखकों की क्या उनकी विचारधारा है। उससे पहले हम लोग जैसे इस पे है डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को, उनका कुछ
विचारधारा है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के बारे में। आइए उसको हम लोग सुनते हैं या चर्चा करते हैं उस पर। और वो इस प्रकार है कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। डॉक्टर गोपाल राय ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरे इसमें है डॉक्टर सत्यकाम, जो इस कहानी को प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। जी लिख लीजिए आप लोग, डॉक्टर सत्यकाम जो इस कहानी को प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। और उनकी विचार है कि ऊपरी तौर पर यह जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है। सत्यकाम जी कहते हैं कि ऊपरी तौर पर यह कहानी तो जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति कहानी है। और फिर आगे वो कहते हैं कि यह टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। तो ये दो लेखक या रचनाकार कहानीकार थे दोस्तों, जिनका रचना ऐसे है। अब चलिए हम लोग आगे बात करेंगे कि सप्रे जी के कुछ, जैसे होता है दोस्तों कि हम लोग कोटेशन लिखते हैं ना, तो जैसे कि शुक्ल जी की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है या बिंदु होती है तो उसको नोट करते हैं। तो हमने थोड़ा कोशिश किया है इस कहानी, हम सोचे कि अगर कहानी कंप्लीट होगी तो उनके साथ साथ जो लेखक होंगे उनके अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, कुछ महत्वपूर्ण कथन होंगे तो उसको भी साथ में लिखते चलेंगे। तो माधव सप्रे जी का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए, सप्रे जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन, चलिए हम लोग नोट कर लेंगे। ये सप्रे जी है दोस्तों, सरपे जी मत लिख लीजिएगा। और वो कैसे हैं तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये कहते हैं सप्रे जी कि मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। तो आप लोग नोट कीजिए कि मैं मराठी हूँ, आगे कहते हैं पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। और इनका दूसरा कथन है, और वो इस प्रकार है कि जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती है, जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती है, तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो इनके ये दो महत्वपूर्ण कथन हैं। और आइए एक और कथन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। और वो इस प्रकार है कि विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के
कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। तो ये रहे दोस्तों इस कहानी से और महत्वपूर्ण बिंदु सप्रे जी की। अब हम लोग इस कहानी को यहाँ पे और इससे संबंधित जो भी नोट्स थे इसको समाप्त मानते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी को आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर हो मन में तो आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा। आप लोग को प्लेटफॉर्म बताया ही गया है, जो इंट्रो क्लास थी उसमें पूरी तरह से कि आप लोग कैसे मैसेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग से बात कर सकते हैं, तो उस पर सारा चर्चा है। बाकी आप लोग जो वीडियो भी हमें देख रहे हैं तो इसमें नीचे भी आप लोग मैसेज बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को ज़रूर दिया जाएगा जब देखा जाएगा क्या दोस्तों, जैसे अगली क्लास होगी तो ज़रूर आपको दिया जाएगा। और दोस्तों इससे संबंधित यही कुछ था महत्वपूर्ण बिंदु जो चर्चा किया। अगली क्लास में हम लोग राही कहानी पे चर्चा करेंगे और उसकी मूल प्रति पढ़ेंगे। आप लोग राही कहानी पढ़ के आइएगा। और दोस्तों व्याकरण वाले में भी सेशन में हिंदी व्याकरण पे चर्चा चल रही है, जहाँ पे हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं और वर्तनी भी पिछली क्लास में समाप्त हो चुकी है। उस पर वर्तनी पे भी क्लास जारी रहेगी, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा। कल हमारे एक मित्र हैं, उनका मैसेज आया था और काफ़ी अच्छा भी लगा। बता रहे थे कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए और अक्षरों को थोड़ा क्लियर कीजिए, बाकी सब ठीक चल रहा है और कैमरे पर देखने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग हमें सजेस्ट करते रहिए ताकि हम खुद को रोज़ अगले दिन इम्प्रूवमेंट करें और फिर अच्छे से अच्छे आप लोग को कंटेंट और चीज़ें क्लासरूम जैसा माहौल बनाया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।